हेलो, गुड मॉर्निंग। देखो बच्चों, अपना जो सिलेबस है वो कंटिन्यू चल रहा है, अतः आप कंटिन्यू वीडियो देखें, पढ़ें और प्रॉब्लम सॉल्व करें। आप हमारा जो दूसरा चैप्टर है वो चल रहा था गाउस नियम एवं उसके अनुप्रयोग। उसमें हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और समरूप आवेशित गोलीय जो कोष थी उसके कारण अक्ष पर विद्युत क्षेत्र, यहाँ तक पढ़ लिया था। अब हमारा जो मेन टॉपिक है गाउस नियम, वो आता है गाउस नियम। ये नियम क्या कहता है? इस नियम के अनुसार यदि हमारे पास जो आवेश है, चाहे वो बिंदु के रूप में हो और चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो, वितरित हो, चाहे वो रेखीय आवेश हो, चाहे आपका वो पृष्ठीय आवेश हो, चाहे वो आयतन आवेश हो, इससे कोई हमें मतलब नहीं है। हमें उसे एक पृष्ठ में परिबद्ध करेंगे, बाउंड करेंगे, और वो पृष्ठ आपका काल्पनिक पृष्ठ है, एक्चुअल पृष्ठ नहीं है। वो हम कल्पना करते हैं कि जो भी हमें जो चार्ज का सिस्टम दे रखा है, चाहे वो पॉइंट चार्ज है, चाहे वो लीनियर चार्ज है या सरफेस चार्ज है या वो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, जो भी हमें चार्ज का सिस्टम दिया है उसे हम एक सरफेस के अंदर बाउंड करने की कल्पना करते हैं। और जिस सरफेस के द्वारा हम बाउंड करेंगे उस सरफेस को कहेंगे गाउसियन सरफेस या गाउसीय पृष्ठ। और गाउस ये कहता है कि उस पृष्ठ से नेट निर्गत विद्युत फ्लक्स, परिणामी फ्लक्स क्या होगा? उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेशों के बीजगणितीय योग और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। तो इस नियम को लिखता हूं, ठीक। इस नियम के अनुसार वायु या निर्वात में किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ, ये जो बंद काल्पनिक पृष्ठ है इसे हम गाउसीय पृष्ठ कहेंगे, से निर्गत विद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध नेट आवेश, नेट आवेश का मतलब आवेशों का बीजगणितीय योग अर्थात सिग्मा क्यू, एवं निर्वात की विद्युतशीलता परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के बराबर होता है। यह आपका गाउस का नियम है। अर्थात मैथमेटिकली हम ऐसे लिख सकते हैं कि फाई अर्थात विद्युत फ्लक्स इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस तरह से हम इसको लिखते हैं। क्योंकि हमने पढ़ा है बच्चों, हमने ये पढ़ा है कि किसी भी पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स होता है उसको वो क्या होगा? सिग्मा ई डॉट डी ए। और पृष्ठ बंद है तो उस पे बंद पृष्ठ का ये सिंबल और लगा देते हैं ये। तो ये क्या हो गया? बंद पृष्ठ पर समाकलन, या इसे ऐसे लिख सकते हैं बंद पृष्ठ पर समाकलन ई डॉट डी ए इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस तरह से भी इस नियम को लिखा जा सकता है। और इस रूप में हम आपकी जो डेरिवेशन इसकी गाउस नियम की एप्लीकेशन करेंगे उसमें इस तरह से लिखेंगे इसे। ये क्या है? फ्लक्स को ही लिखने का एक तरीका है। किससे? बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स। ये हो गया। अब देखिए, ये जो गाउस का नियम है इसे गाउस प्रमेय भी कहते हैं। तो ये आपका गाउस नियम या गाउस प्रमेय है, ठीक। अब हमने जो गाउस थ्योरम पढ़ी है उसमें आया था
कि आवेश को परिबद्ध करता हुआ खींचा गया काल्पनिक बंद पृष्ठ। तो जो काल्पनिक बंद पृष्ठ है उसे क्या बोलते हैं? गाउसीय पृष्ठ। किसी आवेशीय निकाय को परिबद्ध करते हुए खींचा गया बंद काल्पनिक पृष्ठ गाउसियन या गाउसीय पृष्ठ या गाउसियन सरफेस कहलाता है। ठीक। अब वैसे तो गाउसियन पृष्ठ का शेप और साइज कैसे भी हो सकती है, लेकिन हम कहते हैं हमारा जो समाकलन है बंद पृष्ठ पर वो आसानी से हल हो जाए, इसलिए ये जो सरफेस गाउसियन सरफेस जब खींचते हैं तो कुछ चीजों का ध्यान रखते हैं। नंबर 1 कि आपका जो प्रेक्षण बिंदु है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट, जिस पर हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, वो इस सरफेस पर होना चाहिए। नंबर 2 कि हमारा जो सरफेस या पृष्ठ इस प्रकार होना चाहिए कि इस पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाए? नियत या कांस्टेंट हो जाए, जिससे हम उसे समाकलन से बाहर निकाल सके। अतः हम इस गाउस नियम को अप्लाई करने के लिए, इसकी एप्लीकेशन के लिए कुछ विभिन्न प्रकार के आवेशीय निकाय है, उनके लिए कुछ निश्चित प्रकार के पृष्ठ बनाते हैं। वो कौन से हैं? तो यहां मैं लिख देता हूं आवेशीय निकाय, और यहां लिख दूंगा मैं गाउसियन पृष्ठ। वो कैसा होगा? तो देखो, जैसे आपका पॉइंट चार्ज है, बिंदु आवेश या समरूप आवेशित गोलीय कोश या समरूप आवेशित गोलीय चालक या समरूप आवेशित अचालक गोला, इन सभी प्रकार के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या आवेश वितरण के लिए गाउसियन पृष्ठ लेंगे हम गोलीय या स्फेरिकल। तो इसके लिए कैसा होगा? आपका स्फेरिकल गाउसियन सरफेस होगा। पॉइंट चार्ज, यूनिफॉर्म चार्ज, आपकी होलो स्फीयर, आपका सॉलिड स्फीयर और आपकी सेल, इन सब के लिए आपका गाउसियन सरफेस कैसा होगा? स्फेरिकल। यदि आपका आवेशीय निकाय कैसा हो? रेखीय आवेश, अर्थात अनंत लंबाई का समरूप आवेशित चालक था, और आपका समरूप आवेशित अचालक पद, समरूप आवेशित चालक पट्टिका, अर्थात आपका लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और आपका यूनिफॉर्मली चार्ज इंसुलेटेड लेयर है और या कंडक्टिंग आपकी स्लैब है। इन सब के कारण जो आपका गाउसियन सरफेस लेंगे वो लेंगे बेलनाकार, सिलेंड्रिकल। ठीक। तो ये हम इस प्रकार के गाउसियन सरफेस बनाएंगे। जब हम गाउस नियम की एप्लीकेशन या अनुप्रयोग पढ़ेंगे तो आप देखोगे इस प्रकार का आवेश वितरण होगा, तो इस प्रकार का गाउसियन पृष्ठ बनाएंगे। अब देखो बच्चों, अब हमारे सामने एक नई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि सर ये गाउस नियम या गाउस प्रमेय आई कहां से? तो जो गाउस नियम या गाउस प्रमेय ये कूलाम के नियम से ही प्राप्त हुआ है। तो हम इस गाउस नियम या गाउस प्रमेय का सत्यापन करेंगे किसके द्वारा? कूलाम के नियम के द्वारा। कैसे? देखो, माना हमारे पास ये कोई बिंदु आवेश क्या है? Q। अब गाउस नियम क्या कहता है कि कोई भी जो आवेश हो उसे परिबद्ध करता हुआ या बाउंड करता हुआ हम कोई काल्पनिक पृष्ठ बनाएं, जिसे क्या कहेंगे? गाउसियन पृष्ठ। अब हम कैसा भी पृष्ठ बना ले तो हमें कल्पना करते हैं काल्पनिक बंद पृष्ठ की
कि हमने किस तरह से, जैसा आप चाहो जैसा, ये हमने एक क्या बना लिया, गाउसियन सरफेस बना लिया। कोई जो नहीं, आप जैसा चाहो वैसे बना सकते हो। तो ये हमने क्या बना लिया, एक बंद काल्पनिक पृष्ठ बना दिया इस तरह से। ठीक है, अब देखो, अब हम इस गाउस नियम का सत्यापन कर रहे हैं, तो हमको क्या चाहिए, इस सरफेस पर, ये जो सरफेस है इस पर हमको एक छोटा सा पृष्ठ चाहिए, अल्पांश। तो हम एक छोटा सा पृष्ठ ले लेते हैं। देखो इस पर ये हमने एक छोटा सा पृष्ठ ले लिया, ठीक। और सदिश क्षेत्रफल क्या होगा, ये डी है, तो क्या होगा, इसके तल के लंबवत। तो हम इसके तल के लंबवत, ये इसके परपेंडिकुलर हम इस दिशा में खींच लें, तो ये क्या होगी इसकी, ये इसकी डायरेक्शन होगी, क्या हो गया, डी ए वेक्टर। हमने आवेश q को परिबद्ध करता हुआ, जैसा आप चाहो वैसा पृष्ठ बना सकते, कोई जरूरी नहीं कि मैंने बनाया वैसे ही आप बनाओ। और इस पर एक छोटा सा अल्पान पृष्ठ ले लिया dA, और दिशा क्या होगी, हमने बताया था पहले भी कि सदिश क्षेत्रफल दिशा होगी तल के लंबवत। अब इस बिंदु पर इसके कारण विद्युत क्षेत्र क्या होगा, कूलॉम के नियम से दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश, अर्थात यहाँ पर इकाई धनावेश रखे तो जिस दिशा में बल लगेगा वही विद्युत क्षेत्र। तो दोनों को मिलाने वाली रेखा, देखो ये दोनों को मिलाने वाली रेखा होगी, ये होगी मिलाने वाली रेखा इस दिशा में। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका विद्युत क्षेत्र E वेक्टर, और माना दोनों के बीच कोण कितना हो गया, थीटा। और O से जो हमने परीक्षण बिंदु था P, वो उसकी दूरी कितनी है, R। बिंदु आवेश Q को परिबद्ध करता हुआ गाउसीय पृष्ठ खींचकर इस पर, इसके बिंदु P पर एक अल्पांश क्षेत्रफल dA वेक्टर लेते हैं, जिसकी बिंदु आवेश Q से दूरी R है। अतः बिंदु आवेश Q के कारण R दूरी पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, ऊपर हमने कूलॉम के नियम से E वेक्टर इज इक्वल टू K Q अपॉन R स्क्वायर R कैप, ठीक। और K क्या वायु निर्वात में, तो ये हो जाएगी वैल्यू K की जगह 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बाई R स्क्वायर R कैप, ये हो गया। अतः बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स क्या हो गया, फाई। फ्लक्स की परिभाषा क्या है, बंद पृष्ठ समाकलन E डॉट dA, ये आपकी क्या आ गई, E डॉट dA। देखो इधर सॉल्व करते हैं इसको, इसलिए फाई इज इक्वल टू, देखो बच्चों E वेक्टर की वैल्यू पुट करें, E वेक्टर की वैल्यू है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर R कैप डॉट dA वेक्टर। अब देखो ये R कैप डॉट dA वेक्टर इक्वल टू A डॉट भी होता है, A का परिमाण B का परिमाण cos थीटा, तो R कैप का परिमाण 1, dA का परिमाण dA, और दोनों के बीच कोण cos थीटा। तो जो ये R कैप डॉट dA, ये क्या हो जाएगा, dA cos थीटा। तो क्या हो गया, फाई इज इक्वल टू, देखो आपका 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन कांस्टेंट, Q आपका बाहर आ गया, और क्या हो गया, बंद पृष्ठ पर समाकलन dA cos थीटा और बटा R स्क्वायर, ये आ गया। अब आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि किसी भी 3D जो सरफेस होता है
उस बंद पृष्ठ द्वारा जो ठोस कोण होता है वो कितना होता है 4 पाई। तो ये फाई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्यों हो गया, और ये हो गया बंद पृष्ठ पर समाकलन डी ओमेगा। डी ओमेगा हो गया पृष्ठ डीए द्वारा निर्मित ठोस कोण। पढ़ा है ना आपने कि यदि आपका कोई सरफेस है तो इसके द्वारा यहाँ पर जो ठोस कोण है वो क्या होता है डी ओमेगा, और गोले पूरे संपूर्ण पृष्ठ के द्वारा कितना होता है बोलो 4 पाई। समतलीय कोण होता है 2 पाई, और 3D में जो ठोस कोण होता है सॉलिड एंगल वो होता है 4 पाई। तो ये क्या है, इस संपूर्ण बंद पृष्ठ द्वारा बना गया ठोस कोण। ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू होती है 4 पाई। अतः फाई क्या हो गया Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू रख दो 4 पाई, और 4 पाई से 4 पाई कैंसिल। फाई क्या हो गया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q क्या है पृष्ठ द्वारा परिबद्ध नेट आवेश, और ये क्या है निर्वात की विद्युतशीलता। अतः गाउस नियम का आपका क्या हो गया निर्माण या सत्यापन हो जाता है। देखिए बच्चों, अब हम जो गाउस नियम है उसका कॉन्सेप्ट समझते हैं कि गाउस नियम में जो फ्लक्स है फाई वो होता है सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जो आपका फ्लक्स है, जैसे आप देखो कि यदि आपका ये कोई पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, तो इससे ये चलने वाली क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या विद्युत क्षेत्र रेखाएं होगी। ये आपकी विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ये आपकी एनर्जी को डिनोट करती है। जिस प्रकार आपकी सन में से या किसी प्रकाश के सोर्स में से हम प्रकाश की किरणें दिखाते हैं, उसी तरह से हम कंपेयर कर, ये किरणें नहीं है लेकिन हम उसको एक कॉन्सेप्ट के रूप में ले सकते हैं कि इस तरह से मान सकते हैं हम। जिस प्रकार प्रकाश में प्रकाश ऊर्जा होती है, ये विद्युत चुंबकीय जो तरंगें चल रही है इनमें क्या आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी है, ठीक, विद्युत और चुंबकीय ऊर्जा है। तो ये आपकी जो किरणें, और ये किसके समानुपाती होगी, देखो ये क्षेत्र रेखाएं जब पास पास होती हैं तो उस स्थिति में विद्युत क्षेत्र अधिक होता है, और विद्युत क्षेत्र इक्वल क्या होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इसका मतलब ई प्रोपोर्शनल किसके क्यू के, मतलब ई अधिक होगा तो क्षेत्र रेखाएं अधिक होंगी। इसका मतलब चार्ज ज्यादा होगा, चार्ज का मैग्नीट्यूड, तो आपकी विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी ज्यादा होंगी। लेकिन प्लस है तो बाहर की ओर, और माइनस है तो अंदर की ओर। अतः हमें नेट चार्ज या आवेशों का बीजगणितीय योग करना पड़ता है। तो एक तो देखो ये आवेशों के बीजगणितीय योग प्लस, क्योंकि प्लस है विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या, और विद्युत क्षेत्र डिपेंड करता है किस पर, आवेश पर। ये हो गया। और निर्वात की विद्युतशीलता हमने पढ़ा है कि यदि माध्यम निर्वात के स्थान पर यदि कोई और माध्यम हो तो विद्युत क्षेत्र E इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r। अतः आपका माध्यम या कोई विद्युतशीलता है वो उसका कम करती है इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो इसलिए फ्लक्स को घटा देती है। तो इस तरह से ये होगी बात। अब हम गाउस नियम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीजें बताते हैं। नंबर 1, अब आप बताओ मुझे कि माना मेरे पास कोई क्यू चार्ज है और इसमें से ये माना सपोज करो 1 2 3 4 5 6 7 8। बोलो ये जो मैंने छोटा एक गोला स्फीयर बनाया इसमें से कितनी लाइन जा रही है, वही आपकी 6, और बड़ा बनाए तो कितनी जाएंगी 6, और बड़ा बनाने तो कितनी जाएंगी 6। इसका मतलब फ्लक्स है वो ये जो सरफेस है ये गाउसियन सरफेस है, इसकी साइज पर डिपेंड नहीं करेगा। चाहे गाउसियन सरफेस छोटा हो चाहे बड़ा हो, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरी चीज देखो, यदि ये जो चार्ज है इसको यदि मैं, अब तक तो मैंने स्फीयर बंद किया था, अब यदि मैं इसको किसी क्यूब के अंदर बंद कर दूं तब भी आपकी लाइनें तो वही निकलेंगी। तो इसलिए आपका न तो ये उसकी शेप पर और न उसकी साइज पर, चाहे आपका गाउसियन पृष्ठ गोलाकार है या घनाकार है या घनाभ्याकार है या किसी भी शेप का है, आपका फ्लक्स उसके शेप पर डिपेंड नहीं करेगा। वो छोटा है बड़ा है उसकी साइज पर डिपेंड नहीं करेगा। दूसरा, ये चार्ज क्यू है वो सेंटर पर रखा है या यहाँ रखा है या कहीं भी रखा हो, उसकी पोजीशन पर डिपेंड नहीं करेगा। तो ध्यान रखिए
जो आपका फ्लक्स है वो किस पर डिपेंड नहीं करता, आपके गाउसियन सरफेस की शेप पर डिपेंड नहीं करता, साइज पर डिपेंड नहीं करता, और नंबर थर्ड जो गाउसियन सरफेस है उसमें आपका आवेश का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है इस पर डिपेंड नहीं करता, उसकी पोजीशन पर भी डिपेंड नहीं करता। जैसे सपोज करो हमारे पास एक गाउसियन पृष्ठ है, इसमें 5 कूलम आवेश है, +1 कूलम यहाँ, +2 कूलम यहाँ और +2 कूलम यहाँ, और एक आपका ये आवेश है जिसमें +5 कूलम एक जगह रखा हुआ है, तो दोनों से फ्लक्स का निर्गत मान क्या होगा, बराबर होगा। अतः इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपका जो चार्ज है वो एक जगह सेंटर्ड है या जगह जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है, या उस सरफेस में वो आपके पृष्ठ सरफेस के पास में है या सरफेस से दूर है, इस चीज का भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए अब हम कुछ निम्नलिखित प्रॉब्लम द्वारा आपकी गाउस नियम या गाउस प्रमेय उसका क्लैरिफिकेशन करते हैं। ये क्वेश्चन है 0.03 मीटर त्रिज्या के गोलीय पृष्ठ के केंद्र पर 7.6 माइक्रो कूलम आवेश स्थित है, गोलीय पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करो। पृष्ठ की त्रिज्या को दोगुनी करने पर फ्लक्स के मान में क्या परिवर्तन होगा। अब देखो बहुत आसान सा सॉल्यूशन है, हमको जो टोटल चार्ज है गोले के अंदर वो क्या हो गया 7.6 माइक्रो कूलम इक्वल टू 7.6 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। ये तो गोले के द्वारा आपका जो गोला है वही गाउसियन सरफेस है, और त्रिज्या कितनी गोले की, गोले की त्रिज्या है r, उसकी हमें कोई आवश्यकता पड़ेगी नहीं क्योंकि फ्लक्स विद्युत फ्लक्स क्या होगा सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसलिए हमें इस त्रिज्या की कोई आवश्यकता यहाँ पर नहीं होगी। और इसकी वैल्यू कितनी होगी बोलो 7.6 इंटू 10⁻⁻6 और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12 और फ्लक्स का मात्रा क्या होता है वोल्ट मीटर। सॉल्व कर लो, ये आपका फ्लक्स का मान आ जाएगा। फिर आगे देखो, पृष्ठ की त्रिज्या दोगुनी करने पर फ्लक्स के मान में क्या परिवर्तन होगा। मैंने अभी आपको बताया है कि फ्लक्स का मान पृष्ठ के आकार पर निर्भर नहीं करता। तो त्रिज्या दोगुनी करने पर, त्रिज्या दोगुनी करने पर फ्लक्स वही रहेगा, क्योंकि यह पृष्ठ के आकार पर निर्भर नहीं करता, पृष्ठ के आकार पर निर्भर नहीं करता है। तो इस तरह से आपको ये पता चला है क्वेश्चन के द्वारा कि विद्युत फ्लक्स है वो आपके गाउसियन सरफेस है उसकी साइज पर डिपेंड नहीं करता है। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र अनुसार एक बिंदु आवेश Q एक अर्धगोलीय पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है। आपका सेमी स्फीयर है उसके सेंटर पर है क्या एक पॉइंट चार्ज Q। पृष्ठ से पारित कुल विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो ये जो है पृष्ठ ये तो खुला पृष्ठ है। अब इस सिमेट्री से यदि कल्पना करें कि गोला पूरा होता क्या होता, इस गोले को हम कंप्लीट कर लें, इस तरह से पूरा बना ले गोला, ये कंप्लीट गोला हो गया। तो बताओ यदि पूरा गोला होता उससे कितना होता, संपूर्ण गोले से, संपूर्ण गोले से निर्गत फ्लक्स क्या होगा सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये पूछ क्या रहा है वो अर्धगोलीय पृष्ठ, अर्धगोले से क्या होगा इसका हाफ कर दो, इसलिए अर्धगोलीय पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स सिमेट्री से, ध्यान रखना है सममित होना चाहिए क्योंकि आपका चार्ज क्या है सेंटर पे है, अतः आधा इस वाले पृष्ठ से आधा इस वाले पृष्ठ से, तो क्या हो जाएगा सिग्मा क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, उसे क्या होगा डिवाइड। इस तरह से ये आपका आंसर हो जाएगा। पूरे गोले सीखे आधे गोले सीखे, लेकिन ये आप तभी काम लोगे जब आपका आवेश सेंटर पर है। यदि आवेश सेंटर पर नहीं होता
तो इस तरह से हम इस फ्लक्स को नहीं निकाल सकते। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि आवेश आपका सममित केंद्र अर्थात सिमेट्री वाला सेंटर है, वहां पर चार्ज होना चाहिए, तब इस तरह से हम निकाल सकते हैं। देखिए आसान सा क्वेश्चन है, वायु में स्थित इकाई धनावेश से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा। आपको ज्यादा कंफ्यूज होने की दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं, इसमें क्या निकालना है, फ्लक्स फाई इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्यू की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्या हो गया एप्सिलॉन नॉट इनवर्स, क्या गया ये इकाई धनावेश से निर्गत विद्युत फ्लक्स हो गया। आप गाउस प्रमेय को नियम को थोड़ा सा पढ़ोगे समझोगे, उसके बाद इसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करवाएंगे और कल हम पढ़ाएंगे गाउस नियम के अनुप्रयोग, इसकी एप्लीकेशंस। थैंक यू।